सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं विनोद भाटी। आज हम हमारे गणित विषय का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं अध्ययन करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में अध्ययन किया होगा। आज हम इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इस पाठ के अंदर हम एचसीएफ, एलसीएम निकालना सीखेंगे। एचसीएफ, एलसीएम के बीच का संबंध सीखेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में एचसीएफ, एलसीएम निकालना सीखा है, परंतु इस पाठ के अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम अलग विधि द्वारा समझेंगे, जैसे कि यूक्लिड का डिवीजन प्रमेय, वह भी पढ़ेंगे हम, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा किस तरीके से एचसीएफ हम निकालते हैं वो अध्ययन करेंगे। आज हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आइए हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को समझने के लिए हमें पहले एक पहेली को समझना होगा। यहाँ पर एक पहेली दी गई है। एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था ने उस विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। वाक युद्ध मतलब बातों बातों में उलझ जाना। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडों की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा, गाँव में आपको ध्यान होगा, पंचायत होती है जो इस तरह के लोगों के झगड़ों को सुलझाती है। तो उसने पंचायत से कहा कि मेरे टूटे हुए अंडों का मूल्य दे दे। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे, तो उसने उत्तर एक पहेली के रूप में दिया। उसने कहा, 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेगा, 4-4 गिनने पर 3 बचेगा, 5-5 गिनने पर 4 बचेगा, 6-6 गिनने पर 5 बचेगा तथा 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। यह उसने एक पहेली कही जिसमें उसने कहा कि उसकी टोकरी में केवल 150 अंडे ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते। अब पंचायत के पास एक सवाल था कि कितने अंडे थे। आइए इस पहेली को हल करते हैं। मान लीजिए अंडों की संख्या A है, तब उल्टे क्रम से कार्य करते हैं हुए हम देखते हैं कि A संख्या 150 के बराबर हो सकती है या फिर 150 से छोटी हो सकती है, लेकिन 150 से बड़ी नहीं हो सकती। यदि 7-7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा। अगर 7-7 गिनते हैं तो कुछ नहीं बचता है। इसका मतलब यदि हम 7 को P किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास शेष फल 0 बचता है। मतलब कुछ नहीं बचेगा का मतलब है 0। तो हम इस समीकरण को इस प्रकार लिखेंगे, A बराबर 7P प्लस 0। यहाँ पर P कोई भी एक प्राकृत संख्या है। यदि मान लीजिए हम 7 न लेकर 6 ले लेते हैं तो पहेली के अनुसार 6-6 गिने तो 5 बचेगा, अर्थात हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 5। तो यदि A वह संख्या है तो फिर 6 के अनुसार गिनने पर A बराबर 6Q प्लस 5। Q यहाँ पर कोई प्राकृत संख्या है जिससे 6 के साथ गुणा करने पर हमारे पास कुल अंडों में से घटाने पर 5 शेषफल के रूप में बचता है। यदि मान लीजिए हम 5-5 के रूप में गिनते हैं तो शेषफल 4 बचेंगे। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, A बराबर 5S प्लस 4। यहाँ पर S कोई प्राकृत संख्या होगी। 5 को हम किसी प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं और 150 में से घटाते हैं तो शेषफल हमारे पास 4 बचता है। इसी प्रकार हम आगे पंक्ति को पढ़ते हैं, 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे। अर्थात यदि हम किसी संख्या को 4 से गिन रहे हैं तो 4 को किसी प्राकृत संख्या मान लीजिए T से गुणा करते हैं, शेषफल हमें 3 मिलेगा। तो इसको हम इस समीकरण के अनुसार दर्शा सकते हैं, A बराबर
4t प्लस 3। t यहाँ पर कोई प्राकृत संख्या है। आगे की पंक्ति देखते हैं। 3 3 गिनने पर 2 बचेंगे, अर्थात यदि हम इस अंडों की संख्या को 3 के रूप में दर्शाना चाहें तो हम a बराबर 3u प्लस 2 लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर 3 को 3 के साथ गिनने शेषफल हमारे पास 2 बच रहा है, अर्थात हम समीकरण लिख सकते हैं a बराबर 3u प्लस 2। आगे की पंक्ति देखें तो 2 2 गिनने पर 1 बचेगा। यदि हम 2 2 के रूप में अंडों को व्यक्त करते हैं तो a बराबर 2v प्लस शेषफल 1 हो गया। a बराबर 2v प्लस 1। यहाँ पर v कोई प्राकृत संख्या है, अर्थात प्रत्येक स्थिति में हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक हैं a और b। हम देखें तो यहाँ पर हर समीकरण में हमें 2 धनात्मक पूर्णांक मिल रहे हैं, एक है e और दूसरा है b। यहाँ पर b a को हमने 150 या 150 से छोटा माना है, परंतु उसे अधिक नहीं मान सकते। b यहाँ पर जिसे हम a को व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि हमने a को 7p 6q 5s 4t 3u इस रूप में हमने दर्शाया है, तो यहाँ पर b के मान क्रमशः 7 6 5 4 3 2 हैं। इसमें a को b से भाग देने पर हमारे पास शेषफल r यहाँ पर क्रमशः 7 से भाग देने पर 0 बचता है, 6 से भाग देने पर 5 बचता है, 5 से भाग देने पर 4 बचता है तथा 4 से भाग देने पर 3 बचता है, 3 से भाग देने पर 2 बचता है और 2 से भाग देने पर केवल एक शेषफल के रूप में बचता है। अर्थात यहाँ पर r भाजक b से छोटा होगा, वह b से बड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार समीकरण को लिखते हैं तो यह एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये 1.1 में बताया हुआ भी है। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण देखें, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के। यहाँ कुछ युग्म दिए गए हैं। पहला है 17 6, दूसरा है 5 12, तीसरा है 20 4। यहाँ पर हम 17 को 6 के रूप में अगर व्यक्त करना चाहें, यहाँ पर a हमारा 17 है तथा b हमारा 6 है, तो 6 के रूप में अगर व्यक्त करना चाहें तो हम 17 को लिख सकते हैं, 6 से भाग दें अगर 17 का तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो जाता है जो बड़ा हो जाएगा। तो हम 6 से भाग देने पर केवल 2 बार ही दे सकते हैं, इसलिए 6 दूनी 12 मतलब 6 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 बार ही कर सकते हैं। और उसके बाद शेषफल हमारे पास कितना बचेगा, तो 6 दूनी 12, तो 17 में से 12 गए तो 5 हमारे पास यहाँ शेषफल के रूप में बच जाता है। दूसरे युग्म को देखें तो दूसरे युग्म में 5 और 12 है। अब इस युग्म में ज़रूरी नहीं है कि a संख्या जो है वह b संख्या से छोटी हो, संख्याएं या पूर्णांक किसी भी रूप में हो सकता है। यहाँ पर a हमारा 5 है तथा b 12 है, तो यदि अगर हम इसे समीकरण के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में दर्शाना है तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे कि 5 को 12 से भाग देने पर, चूँकि ये छोटी संख्या है तो हम इसे भाग नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे केवल 0 से ही गुणा करेंगे। तो 12 गुणा 0 बराबर 0 और 5 में से 0 को घटाने पर हमारे पास शेषफल 5 बच जाता है। तो यह समीकरण भी इस अनुसार सही है। तीसरे युग्म को देखते हैं 20 और 4। तीसरे युग्म को देखते हैं 20 और 4। अब 4 को जब 20 से भाग देते हैं तो 4 पंजे 20 पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात हम लिख सकते हैं 20 बराबर 4 गुणा 5 प्लस घटाने पर हमारे पास शेषफल 0 बचता है। तो 20 बराबर 4 गुणा 5 प्लस 0 होगा। इस प्रकार हम
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को समझ सकते हैं। आओ अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक लंबी विभाजन प्रक्रिया पर आश्रित है। विभाजन प्रक्रिया आपने छोटी कक्षाओं में अध्ययन की है। इसमें हम दो पूर्णांकों का विभाजन करते हैं। विभाजन मतलब बांटना। यदि हमें किसी पूर्णांक को भागों में बांटना होता है तब हम उसका विभाजन करते हैं। विभाजन में हमारे पास भाजक व भाज्य होता है। भाज्य वह संख्या जिसे विभाजित करना है तथा भाजक वह संख्या जितने भागों में विभाजित करना है। यहाँ पर हमें दो पूर्णांक दिए गए हैं जिनका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकालना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लंबे विभाजन प्रक्रिया द्वारा समझेंगे और उसके आधार पर हम HCF ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो बड़ी संख्या होती है उसे हम भाज्य मान लेते हैं तथा जो छोटी संख्या होती है उसे हम भाजक मान लेते हैं। तो इस उदाहरण में दो संख्याएं दी गई है, 4052 और 12576। यहाँ पर 12576 को हम भाज्य मान लेंगे तथा 4052 को हम भाजक मान लेंगे। आपने छोटी कक्षाओं में विभाजन के बारे में पढ़ा है कि विभाजन का एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यह एक विभाजन का सूत्र है जिसमें यदि हमें भाजक, भागफल व शेषफल ज्ञात है तो हम भाज्य को ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इन दो संख्याओं का HCF निकालना है, तो इन दोनों संख्याओं का हम पहले लंबे विभाजन प्रक्रिया द्वारा भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या को हम भाज्य ले लेते हैं, अतः 12576 भाज्य होगा तथा छोटी संख्या को हम भाजक के रूप में लेते हैं, अतः 4052 भाजक होगा। अब 12576 को 4052 से भाग देने पर इसको हमें 3 बार गुणा करेंगे तथा शेषफल के रूप में हमें 420 मिलेगा। तो हम इसे विभाजन के सूत्र में लिख लेते हैं। विभाजन सूत्र का उपयोग करके इसे दर्शाएंगे, 12576 बराबर 4052 गुणा 3 प्लस 420। यह हमारा पहला चरण था। अब हम दूसरे चरण में जो हमारा भाजक था अब वह भाज्य बन जाएगा तथा जो शेषफल था वह अब हमारा भाजक हो जाएगा। तो दूसरे चरण में 4052 हमारा भाज्य हो गया, अतः हम भाज्य की जगह पर 4052 लिखेंगे तथा भाजक की जगह पर 420 लिखेंगे, क्योंकि 420 पहले शेषफल था। अब 4052 को 420 से भाग देने पर यह 9 बार जाएगा तथा शेषफल 272 बचेगा। तो हम विभाजन के सूत्र को पुनः लिखेंगे, 4052 बराबर 420 गुणा 9 प्लस 272। परंतु अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया है, अतः अब हम इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे और तीसरा चरण करेंगे। तीसरे चरण में अब हमारा भाज्य 420 हो जाएगा तथा भाजक 272 हो जाएगा। 272 से भाग देने पर यह एक बार जाएगा, अतः 272 गुणा 1 प्लस शेषफल हमारे पास 148 बच जाएगा।
चूँकि अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया है तो हम चौथे चरण में जाएंगे। चौथे चरण में अब भाज्य 272 हो जाएगा तथा भाजक 148 हो जाएगा। 148 से भाग देने पर यह भी एक बार जाएगा तथा शेषफल 124 रह जाएगा। चूँकि अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया है तो अब हम पाँचवें चरण में जाएंगे। पाँचवें चरण में अब हमारा भाज्य 148 हो जाएगा तथा भाजक 124 होगा। 124 से भाग देने पर यह भी एक बार जाएगा तो 124 गुणा 1 प्लस शेषफल हमारा 24 बच जाएगा। अब हम चरण 6 पर चलते हैं। चरण 6 में भाज्य 124 बराबर भाजक 24 गुणा, अब हम जब 24 से इसे भाग करेंगे तो यह 5 बार जाएगा तो 24 गुणा 5 बराबर 120 प्लस शेषफल हमारे पास 4 बच जाएगा। चूँकि शेषफल अभी भी हमारे पास शून्य नहीं आया है अतः अब हम 24 को भाज्य के रूप में तथा 4 को भाजक के रूप में ले लेंगे। 4 से भाग देने पर 4 × 24 होता है अतः यह 6 बार जाएगा तथा शेषफल शून्य आएगा। चूँकि 4 से भाग देने पर हमारे पास शेषफल शून्य आ गया है अतः इन दोनों संख्याओं का HCF 4 होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि चार को भाजक के रूप में रहने पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है अतः 4052 व 12576 का HCF 4 होगा। उम्मीद करता हूँ इस उदाहरण द्वारा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आया होगा। अब हम प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को हल करेंगे।